आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। गौतम बुद्ध नगर बैनेट यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। विकसित भारत के लिए इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री से जोड़ना होगा, कहा योगी आदित्यनाथ ने। तैत्तरीय उपनिषद के श्लोक से छात्र छात्राओं को राष्ट्र और समाज के प्रति उनके दायित्व का भी कराया बोध। कोरोना और इंसेफेलाइटिस की चर्चा करते हुए स्पष्ट विजन, अनुभव और टीम वर्क का महत्व भी समझाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए हमें अपने इंस्टीट्यूट को इंडस्ट्री के साथ जोड़ना होगा। अगले 25 साल के लिए हमें अपना लक्ष्य तय करना होगा। जब देश की 142 करोड़ की आबादी एक स्वर में आगे बढ़ने के संकल्प के साथ उठ खड़ी होगी तो कोई कारण नहीं होगा कि हमारा देश विकसित भारत ना बन सके। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा स्थित बैनेट यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह के दौरान कही। पूर्व मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। सीएम योगी का स्वागत विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अंग वस्त्र पहनाकर किया। इस अवसर पर बीटेक छात्रों ने मुख्यमंत्री को श्री राम दरबार का भी चित्र भेंट किया। दीक्षांत समारोह में योगी आदित्यनाथ ने बताया जीवन में सफलता का राज। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर टू गिव दिस वर्ड ऑफ विजडम एंड गाइडेंस। उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम आज सब हैं। भाग्य है हमारा कि आप आए। अब हम मुख्यमंत्री जी को बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र हर्षित अग्रवाल द्वारा हस्त निर्मित प्रभु श्री राम दरबार का एक बहुत सुंदर चित्र रिलीज करना चाहते हैं। चांसलर श्री विनीत जैन से आग्रह है कि वह हर्षित के साथ मुख्यमंत्री जी को ये अनुपम भेंट प्रदान करें। ये चित्र प्राकृतिक रंगों और जटिल नक्काशी के साथ प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी मिथकीय कहानियों को प्रस्तुत करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया स्थान आपने ग्रहण किया। धन्यवाद चांसलर जी और हर्षित। हम सामान्य अतिथि कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा श्री योगेंद्र उपाध्याय जी के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं। अब मैं आमंत्रित अजीत इब्राहिम और बैनेट के 3 छात्र अक्षत राठी, आफरीन शरीफ और नेमल रिजवी को यहाँ पर स्टेज पे, जिन्होंने विभिन्न रंगों और कलाओं के जरिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों और उनके दिव्य स्वरूप को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। बहुत जोरदार तालियां। अब कुंवर ब्रजेश सिंह, राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग के प्रति हम अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मैं ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर श्री अजीत इब्राहिम जी और 2 छात्र मोर्दुदीप मंडल 13 years of existence and are today rightly applauded for not just their excellent entrepreneurial skills but their inspirational and philanthropic work as well. The company is focused on cost-effective tech-enabled solutions and is now an industry behemoth with revenues of over 6,800 crore rupees and a profit after tax of 2,900 crore rupees. We wish Zerodha all success. Nikhil Kamath is a co-founder of Zerodha, True Beacon and Bruhas. His career began when he dropped out of school with a method to recreate and disrupt the system, which at the time looked like selling used mobile phones, not what most 16-year-olds usually did. At 17, his journey as an equities trader commenced with penny stocks and derivatives, which were seed-funded by his call center job of selling insurance to UK clientele.
Following this, he co-founded Kamath Associates with his brother Nitin at the age of 19 and began their venture into managing high net worth individual portfolios in public markets. In बैनिक यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति के रूप में उपस्थित बैनिक यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति और एमडी टाइम्स ग्रुप सम्मान्य श्री विनीत जैन जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना विभाग से जुड़े हुए मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं श्री ब्रजेश सिंह जी, बैनेट विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत अब्राहिम जी, जिरोथा के सह संस्थापक श्री निखिल कामत जी, बैनिक यूनिवर्सिटी के सभी फैकल्टी मेंबर्स, आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, अभिभावकगण और मेरे युवा साथियों, 5वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर बैनिक यूनिवर्सिटी परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं। जिन छात्रों को आज उनकी डिग्री अवार्ड की गई है, उनके प्रति हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। विशेष रूप से एक छात्र के रूप में और बाद में समाज के लिए एक रोल मॉडल के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने और आज बैनिक यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें अपने आप को प्रस्तुत करने और आज बैनिक यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, श्री निखिल कामत का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आज के हमारे विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह जिन्हें हम कॉन्वोकेशन कहते हैं, ये प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय या गुरुकुलों के समावर्तन समारोह का ही एक परिवर्तित रूप है। विश्वविद्यालय के कुलपति कुलाधिपति प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने भारत की प्राचीन परंपरा के साथ साथ भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की बात कही। और ऐसा नहीं कि भारत विश्व गुरु के रूप में न रहा हो।
प्राचीन काल के वे विश्वविद्यालय, चाहे वे नालंदा का विश्वविद्यालय रहा हो, तक्षशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, विक्रमशिला के विश्वविद्यालय रहे हो, उत्तर में काशी, दक्षिण में कांची, मध्य में अवंतिकापुरी, पूरब में अगर हम देखें तो नवलद्वीप जैसे अनेक ऐसे प्राचीन विश्वविद्यालय या शिक्षा के केंद्र थे जो न केवल अपने बृहत्तर भारत की बल्कि दुनिया के स्नातकों को न केवल शिक्षा और ज्ञानार्जन के बल्कि उस कालखंड की दृश्य हम देखें और आज के परिप्रेक्ष्य में हम सोचें तो इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सबसे बेहतरीन केंद्र माने जाते थे। और उस समय के समावर्तन समारोह का जो मुख्य मंत्र होता था वह होता था जिसे हमारा तैत्तिरीय उपनिषद ने इन शब्दों में व्यक्त किया है, जिसका मैं यहां पे अभी आपके सामने जिसे मैं यहां पे प्रस्तुत करूंगा और आपकी फिर उन पंक्तियों के बारे में जब आप एक बार मनन करेंगे तो आपको एहसास होगा कि किस गौरवशाली विरासत के आप हिस्से रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद इसके बारे में कहता है जो अपनी डिग्री प्राप्त करने के पहले भारत के हर उस स्नातक से यह अपेक्षा की जाती थी कि उसे किस प्रकार का अपना आचरण बनाना है। तो यह अपेक्षा होती थी सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान्नाम प्रमद, सत्यान प्रमितव्यम, धर्मान प्रमितव्यम, कुशलान प्रमितव्यम, भूत्वे न प्रमितव्यम, स्वाध्यायानाम प्रवचनाभ्याम न प्रमितव्यम, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमितव्यम, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यानि वंधानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। यानी सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद न करना यानी कोई आलस्य न करना, सत्य से न हटना, सत्य के मार्ग से न हटना, धर्म के मार्ग से न हटना, कुशल कार्य में किसी भी प्रकार के आलस्य यानी प्रमाद से बचना, महान बनने के अवसर से न चूकना, पठन पाठन के कर्तव्य में कभी भी आलस्य न करना, देवता यानी देव और पितरों के कार्यों से भी आलस्य न करना, यानी जो हमारे यज्ञ श्राद्ध आदि के कार्यक्रम होते हैं या जो हमारे अलग अलग क्षेत्र के कर्तव्य हैं उनसे किसी भी प्रकार से प्रमाद न करना, माता को, पिता को, अपने गुरुजनों को और अपने किसी भी उस अतिथि को देवता के स्वरूप सम्मान देना और अन्यान्य दोष रहित कार्यों को करना, यह हर डिग्री प्राप्त करने वाले हर स्नातक से एक अपेक्षा भारत की ऋषि परंपरा यानी भारत की परंपरा यह अपेक्षा रखती थी। और जब इस प्रकार के स्नातक हम देते थे तो भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में, विश्व गुरु के रूप में स्थापित था। जब हम इनमें से बहुत सारी बातों की बात कर रहे हैं, जैसे धर्म की हम बात करते हैं, आज हम सामान्य जीवन में जिसे धर्म कहते हैं वो वास्तव में धर्म नहीं, उसका एक पार्ट हो सकता है।
धर्म एक विस्तृत व्यवस्था है। उपासना विधि को आप धर्म नहीं मान सकते। आपका व्यक्तिगत कार्य है। एक व्यापक अवधारणा है धर्म। जो व्यक्ति यानी जो हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति, नैतिक मूल्यों के प्रति और सदाचार के मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है, जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है, वह व्यापक अवधारणा वास्तव में वही धर्म है। पूजा पद्धति किसी की आस्था का विषय हो सकता है, तो उसका वैयक्तिक कार्य है। वह एक उपासना विधि हो सकती है, एक पंथ का विषय हो सकता है, एक मत और मजहब का विषय हो सकता है, लेकिन धर्म वह जो हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति आग्रही बना दे और उस धर्म का आचरण करने की प्रेरणा देना, यह आज के परिप्रेक्ष्य में उतना ही आवश्यक है जितना प्राचीन काल में उसकी प्रासंगिकता थी। और जब भी भारत का हर युवा इस मार्ग का अनुसरण किया, तो भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनने में कोई देर नहीं लगी, कोई देर नहीं लगी। और इन्हीं सब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमने अपने विश्वविद्यालयों को डिग्री बांटने तक सीमित कर दिया था। परिणाम क्या था? जब हमारा डिग्रीधारी युवा बाहर निकलता था, वो एक ऐसे चौराहे पर खड़ा हो जाता था कि वह पता ही नहीं था कि उसकी मंजिल कहां है। लक्ष्य तय हो और एक बार जाने का राह बता दिया गया है, तो हर मंजिल तक राह जरूर पहुंचती है, बशर्ते राह सही हो। और वही राह दिखाने का काम हमारे शिक्षण संस्थानों को करना है, यही कार्य करना है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज देश के अंदर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनने के लिए निजी क्षेत्र ने जो प्रतिस्पर्धा प्रारंभ की है, तो ये सभी प्रकार के इंस्टीट्यूशन जब एक बार मिलकर के एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाएंगे, कोई कारण नहीं कि भारत फिर से शिक्षा के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में फिर से दुनिया के सामने विश्व गुरु के रूप में स्थापित न हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भारतीय प्रतिभा ऊर्जा से भरपूर है। दुनिया के अंदर सबसे अधिक युवा हमारे देश में है और हमारे देश में सबसे अधिक युवा हमारे प्रदेश में है। तो स्वाभाविक रूप से इस ऊर्जा का उपयोग हम नेशनल बिल्डिंग में प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में बहुत आसानी से कर सकते हैं। मित्रों, इसी दिशा में जो नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज हम लोगों के लिए बड़े अनुकरणीय बन सकते हैं। आपने देखा होगा, मुझे याद है हमारे ईस्टर्न यूपी में एक बीमारी आई थी 1977 में, और 1977 से 2017 तक उस बीमारी में 40 वर्ष में 50,000 मासूम बच्चों की मौतें हुई थी। मैं जब 1998 में पहली बार सांसद बना था गोरखपुर से, तो मुझे हमारे सामान्य कार्यकर्ता ने फोन किया, कहा कि आप सांसद बने हैं, आपने कभी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया? मैंने कहा नहीं। तो कहा कि एक बार मेडिकल कॉलेज का आप दौरा करते तो वहां की स्थिति को देखते तो आपको थोड़ा पता लगेगा। तो मैं गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। बड़ी दुर्व्यवस्था थी। मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का था, तो वहां के प्रिंसिपल ने प्रयास किया पहले कि मैं वहां न जाने पाऊं, वार्ड में न जाने पाऊं। लेकिन खैर मैं वार्ड में गया, देखा मैंने बड़ी दुर्व्यवस्था थी, अव्यवस्था थी, बदबू थी। जून का महीना था, भीषण गर्मी थी, पंखे नहीं चल रहे थे, टॉयलेट चौक थे, एक एक बेड में 4-4 बच्चे लिटाए गए।
मैं वहाँ से निकला, प्रिंसिपल तब तक मेडिकल कॉलेज से अपने घर जा चुके थे। मैंने प्रिंसिपल से मिलने का प्रयास किया, प्रिंसिपल मुझसे नहीं मिले। खैर, मैंने तत्कालीन राज्य सरकार से फोन से बातचीत की, एक पत्र भी लिखा, कुछ समाधान हुए, कुछ समस्याएं बनी रही। संसद में मैंने मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, मुझे नहीं मौका मिला, कहा गया कि नहीं तो स्टेट सब्जेक्ट है। खैर, कई बार प्रयास करने के बाद मुझे बाद में 2-3 वर्ष के बाद मौका मिला संसद में अपनी बात को रखने का। लेकिन मुझे आश्चर्य होता था कि कुछ भी उस बीमारी के लिए स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर उस समय जो एक जागरूकता होनी चाहिए, जो एक संवेदना होनी चाहिए, ये देखने को नहीं मिल रही। और उस दौरान मैं इस बात को लेकर के हम लोग लड़ते रहते थे, हर एक कार्य को लेकर के। संसद चलता था तो मैं इस मुद्दे को जरूर किसी न किसी डिबेट में उसको शामिल करवाता था, क्योंकि हमेशा 1200-1500 बच्चों की वहां मौत होती थी, जुलाई से लेकर के नवंबर के बीच में। मध्य जून के बाद से पेशेंट आने प्रारंभ हो जाते थे और नवंबर तक का माह वहां ऐसा माना बड़े भय और दहशत में लोग जीते थे, पता नहीं कौन से बच्चे इसकी चपेट में आ जाए। पूरी मात्रा में हमें नहीं मिल पाया। लेकिन हम लोगों ने 17 में सरकार बनी तो इससे पहले तो मेरे सामने बहुत सरल सा रास्ता था कि भाई संसद में सरकार नहीं बांध सकती थी, मैं सड़कों पे आंदोलन कर लेता था, जनता संतुष्ट होती थी, चले हमारा सांसद कुछ तो कर रहा है। लेकिन 17 में मुझे ही मुख्यमंत्री बना के भेज दिया तो मैंने कहा ये बीमारी का मैं क्या करूंगा, क्योंकि जिस बीमारी का 40 वर्ष में समाधान नहीं हुआ मैं कैसे कर पाऊंगा, और मेरे लिए तो केवल 5 साल का समय है। खैर, तब तक मेरे पास कुछ अनुभव भी हुए थे, एक्सपीरियंस भी हुए थे। याद रखना अनुभव का कितना लाभ होता है। किताबी ज्ञान हमें शिक्षित तो बना सकती है लेकिन ज्ञानवान नहीं बनाती है। याद रखना, ज्ञानवान बनने के लिए हमें समाज के बीच में जाना पड़ेगा और वहां से अनुभव बटोरना पड़ेगा। और अनुभव जब मैंने बीच में जाकर के इस दौरान काफी लंबा समय 17-18 वर्ष सांसद में था तो 18-19 वर्षों का ये अनुभव भी मेरे सामने था, संसद का भी था और सड़क का भी था। इस अनुभव का लाभ लेकर के मैंने अंतर विभागीय समन्वय की टीम पहले ही गठित कर दी। जैसे मुख्यमंत्री बना मैंने स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया और अन्य सभी को सफाई के लिए, पेयजल के लिए, सर्विलांस के लिए, पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, वहां की व्यवस्था को ठीक करना, पीडियाट्रिक आईसीयू का निर्माण करना और भी जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं। इतना करने भर से परिणाम क्या आया? जिस बीमारी से हर वर्ष 1200-1500 मौतें होती थी, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इंसेफ्लाइटिस से अब मौतें 0 हैं, 0। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने का परिणाम क्या होता है? इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने के लिए हमें प्रयास करने पड़े। उसके आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी बताएं, और कोई अच्छी सुझाव हो तो ये भी अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।